नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 9 दिसंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीजेपी के खास कद्दावर नेता गांजा तस्करी के साथ पकड़ी गए और इसके बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो बीजेपी की तरफ से क्या जवाब निकल के सामने आया। इसको जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आज आप हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रशिया के बीच बढ़ती इस नजदीकी को देखते हुए इस कदर जलन पैदा की कि भारत के ऊपर फिर से टैरिफ और सेंक्शंस लगाने की बात कर दी। क्या है पूरा मामला, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। वहीं ईरान के ऊपर जितने मुस्लिम देश हैं सब भड़क चुके हैं और भड़कने के बाद ईरान के ऊपर फरमान जारी किया है। अब क्यों भड़के हैं, कौन सा फरमान है, क्या बड़ी वजह है, इसके बारे में अभी आपको डिटेल में पता चलेगा। वहीं इजराइल ने UNRW के बिल्डिंग पे हमला करके उस पूरी बिल्डिंग को कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद उस पूरी जगह को अपना बता दिया। वहीं गाजा के आधे हिस्से को कब्जा करने का साफ तौर पे ऐलान किया है इजराइल ने। अब ये ऐलान किसने किया है, इसके पीछे क्या बड़ी कहानी है, ये चीज आपको डिटेल में पता चलेगी। वहीं ओमान और भारत के ताल्लुकात को लेकर बहुत बड़ी खबर आई है, इसको भी हम डिटेल में जानेंगे और साथ ही पाकिस्तान की भी कुछ बड़ी खबरों को हम कवर करेंगे। इस वजह से यकीन मानिए आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम होगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, आपका शुभ नाम क्या है, वो भी आप कमेंट करके जरूर बता दें ताकि हम भी जान सके कि प्रखर राजपूत का ये जो पूरा बड़ा सा परिवार है वो आखिर कहाँ कहाँ तक पहुंचा हुआ है। खैर, आप कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली, सबसे अहम, सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है इस समय मिडिल ईस्ट से। दरअसल मिडिल ईस्ट पे न जाने कौन सा ऐसा श्राप है कि मिडिल ईस्ट कभी शांति से रह ही नहीं सकता। पहले इजराइल गाजा, फिर इजराइल लेबनान, फिर इजराइल ईरान, उसके बाद इजराइल यमन। ये 4-5 मामले चले। लोगों को लगा कि यार सारे फसाद की जड़ केवल इजराइल है, क्योंकि बीच में इजराइल ने सीरिया पे भी हमला कर दिया था, बीच में कहीं और कतर पे बम गिरा दिया था। तो ये तमाम चीजें जब चली तब लोगों को लगा कि यार सारे फसाद की जड़ केवल इजराइल है। अगर इजराइल ना होता तो मिडिल ईस्ट में शांति होती। लेकिन शायद अगर ये बात आपको लगती है तो आप गलत हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट को न जाने किसका श्राप लगा है कि वहां कभी आदमी शांति से रह ही नहीं सकता। कहानी आप सुनिए। सुबह मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि किस हिसाब से यमन के अंदर गृहयुद्ध जैसी स्थिति है। सऊदी की आर्मी, दुबई की आर्मी, दुबई के सपोर्टर और सऊदी के सपोर्टर और इनसे जुड़ी हुई पार्टियां एक दूसरे के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और साथ ही जो साउथ यमन है उसको कब्जा कर लिया गया और बहुत जल्द नए देश के बारे में घोषणा की जा सकती है। इधर ये तमाम चीजें चल ही रही थी, इधर बवाल मची रहा था, हुतीज लगातार हमलावर थे ही। इधर ईरान ने नया कांड कर दिया। ईरान ने 4-5 जगहों को अपना घोषित कर दिया और ये 4-5 जगहें ऐसी हैं जो बाकायदा दुबई और सऊदी के कंट्रोल में है। ये 4-5 महाद्वीप हैं, द्वीप हैं। इनका नाम आपको बताता हूं। पहला है ग्रेटर तनोव, दूसरा जो द्वीप है उसका नाम है लेजर तनोव और तीसरा अबू मूसा द्वीप। ये 3 बड़े बड़े द्वीप हैं और इनके बारे में ईरान ने साफ तौर पे कहा कि ये द्वीप हमारे हैं, ये जमीन हमारी है। भले ही आज इस पे दुबई कब्जा करके बैठा, लेकिन आने वाले टाइम में इस जमीन को और इस पूरी जगह को हम अपना बना लेंगे। साथ ही ये भी कहा कि जो दुर्रा ऑफशोर ऑयल रिफाइनरी है, एक बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी है मिडिल ईस्ट में जिसका नाम है दुर्रा ऑफशोर, उसको भी ईरान ने कहा कि हमारा है। अब जैसे ही ये बात ईरान ने बोली, फौरन जो GCC है उसने मीटिंग बैठा दी। मीटिंग बैठाने के बाद इसमें यमन था, कतर था, इजिप्ट था, साथ ही सऊदी, दुबई, ओमान, यानी जितने मुस्लिम देश थे सब मौजूद थे और सब ने जुट के ईरान को मजम्मत कर दी, ईरान को फटकार लगा दिया और कहा कि भाई साहब आप इलाके में अशांति फैलाने वाली बात करते हैं। जो GCC के चीफ थे जिनका नाम था जासिम अल उबैदी, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ईरान केवल मिडिल ईस्ट की शांति को तबाह करना चाहता है। ईरान जानबूझ के सऊदी और दुबई की जमीन पे कब्जा करना चाहता और ईरान नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में शांति रहे। अच्छा, ये बात ईरान के लिए बोली गई तो वहां पे एग्जाम्पल दिया गया कि ईरान दुबई और सऊदी की जमीन पे कब्जा करना चाहता है। अब ताजुब की बात आप सुनिए कि वही दुबई है जो सूडान में इतना नरसंहार करवा रहा है, वही दुबई है जो पैसा खर्च कर करके सूडान में इतना सब कुछ करवा रहा है, आपको खूब पता है।
अब सऊदी की बात आप सुनिए, वही सऊदी है जो यमन के अंदर इस समय जो अदन इलाका है साउथ वाला, वहां के प्रेसिडेंशियल हाउस के पास दुबई की आर्मी के साथ वो लड़ाई लड़ रहा। तो ये सऊदी हो गए, दुबई हो गए, यमन हो गए, ईरान हो गए, कोई दूध का धुला नहीं है, कोई दूध का धुला नहीं, ये केवल लड़ना जानते हैं। ये कभी शिक्षा पे काम नहीं कर सकते, ये कभी डेवलपमेंट में काम नहीं कर सकते, ये कभी नहीं सोचते कि ये जो वेस्टर्न वाले हैं हमको घुस के मारते हैं। बात कड़वी है, किसी को बुरी लग सकती है, लेकिन बात सच है कि वेस्टर्न वाले इनको घुस के मारते हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर तालीम के बारे में, साइंस के बारे में कोई ख्याल नहीं आता। ये जमीन पे कब्जा करके लड़ेंगे और अमेरिका ऐसे ऐसे लड़ाएगा, मदारी की तरह ऐसे ऐसे लड़ाएगा और ये लड़ेंगे, देखिएगा। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही है। इधर ट्रंप का बड़ा बयान निकल के सामने आया भारत को लेके, और ये बड़ा बयान बड़ा ताज्जुब भरा तो नहीं है, लेकिन अफसोसनाक है। जब से रशिया के राष्ट्रपति पुतिन साहब भारत के दौरे पे आए, इसी के जस्ट बाद ट्रंप पगला गया। पहले ट्रंप ने कहा कि हम भारत से बातचीत करेंगे, और भारत में बातचीत करने के लिए ट्रंप ने अपने लोगों को भेजा। 10 या 12 तारीख को वो लोग आएंगे, यानी कल या परसों तक मीटिंग होगी। मीटिंग में टैरिफ, ट्रेड, इन तमाम चीजों की बातचीत होगी। अब ये तमाम चीजें ये भाई साहब कर रहे थे, लेकिन पुतिन और भारत की दोस्ती जब इन्होंने देखी तो पिछवाड़ा इस कदर जल गया कि जलने के बाद इन्होंने एक मीटिंग ली, और मीटिंग में इन्होंने पूछा कि एक बात बताओ, भारत से टैरिफ और ट्रेड में क्या बातचीत हो रही है। अब ये सवाल जब पूछा गया तो अमेरिका की जो वित्त मंत्री थी स्टॉक वेसेंट, इन्होंने कहा कि अभी बातचीत हो रही है, अभी कोई नेगोशिएशन नहीं हो पाया है। अब ये बात जैसे ही उन्होंने बोली, फिर उन्होंने पूछा अच्छा तो फिर भारत का चावल कैसे आ रहा अमेरिका में, कैसे आ रहा भारत का चावल। अरे जाहिल, कंपनी लेके जाती है, जहाजों पे जाती है, कस्टम क्लियर होता तब जाके अमेरिका में एंट्री पाएगा कि डंकी रूट से चला गया, पैदल पैदल चावल, कि घुसपैठ कर लिया चावल ने, तुम्हारी सरकार ने अलाउ किया तभी जा रहा है ना चावल। अब यहां इनको भौकाल बनाना था। इन्होंने कहा कि अच्छा अगर भारत से चावल आ रहा है और अभी हमारी बातचीत हो रही है तो भारत से चावल नहीं आना चाहिए। इसके बाद इन्होंने पूरे जोश एहतराम के साथ कहा कि हम भारत पे चावल पे भी नए टैरिफ लगाएंगे, नए सेंसन्स लगाएंगे और अपने अमेरिका के किसानों के लिए $12 अरब की रकम अता करेंगे। मतलब भौकाल बनाने के चक्कर में अपनी सरकार के खजाने से $12 अरब और खर्च करेंगे, भारत पे चावल पे प्रतिबंध लगाएंगे। अरे जाहिल, एक तुम ही नहीं हो भारत के चावल को लेने वाले, पूरी दुनिया के लोग भूखे बैठे हैं। खैर, तो इस लेवल की इनकी स्थिति है। इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही है। इधर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है इस समय पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स सीडीएफ आसिम मुनीर ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल 1-2 दिन हुआ है इनको सीडीएफ बनाया गया, ये नया पोस्ट बनाया गया इनके लिए, जिसका नाम है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। एक नया पोस्ट है जिसपे आसिम मुनीर बैठे हैं, राष्ट्रपति से ज्यादा इनके पास ताकत है, और इनको बकायदा कल गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अब इनको जब गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था और ये बकायदा उसका निरीक्षण कर रहे थे, तो इसी निरीक्षण के दौरान इन्होंने कहा कि भारत इस चीज को याद रखे कि पाकिस्तान का जवाब बहुत तेज होगा। भारत इस चीज को याद रखे कि पाकिस्तान भारत को मिट्टी में मिला देगा। पाकिस्तान इस चीज को याद रखे कि उसका चीफ आसिम मुनीर आज बैठा है, किसी अफगानिस्तान, किसी भारत में हिम्मत नहीं कि पलट के देख सके। और साथ ही अफगानिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि आपके पास 2 ही ऑप्शन है, केवल 2 ऑप्शन, या तो आप टीटीपी, जिसको पाकिस्तान अपनी भाषा में कहता है फितना अल ख्वारिज, या तो आप फितना अल ख्वारिज और पाकिस्तान में से एक को चुन लो, या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। अब इतना बड़ा बयान जब आसिम मुनीर साहब ने दिया, इसी के चंद घंटे बाद इन्हीं के खास इलाके खैबर पख्तूनख्वा में कुर्रम इलाके में टीटीपी, जिसको बहुत प्यार से फितना अल ख्वारिज कहते हैं, उसमें और पाकिस्तान की आर्मी के बीच झड़प हो गई। झड़प में ज़्यादा नहीं, इनके 4-6 सिपाही मारे गए, बाकी दुम दबा के भाग लिए। और ये तमाम चीज़ें इनके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने के बाद हुआ। अब ये भाई साहब पगलाए हुए हैं। टीटीपी इनको इतना मार रहा है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान इनको इतना मार रहा है कि इनको काटो तो खून नहीं है। इधर सिंध प्रांत में किस हिसाब से प्रोटेस्ट हो रहा है, सिंध देश बनाने की डिमांड हो रही है। इसका वीडियो मैंने आपको दिखाया था, आज भी आपको दिखा दे रहा हूं, देख लीजिए।
इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से प्रोटेस्ट हो रहा, लेकिन इसके बावजूद भी ये बेशरम इंसान भारत और अफगानिस्तान को धमकी देने में लगा, ये नहीं कि अपने देश को सही से चला ले। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर इजराइल से बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है और ये अपडेट अपने आप में बहुत ताजुब भरी है। पहली अपडेट ये है कि UNRW की एक बिल्डिंग थी जेरूसलम के अंदर। इस बिल्डिंग पे बाकायदा इजराइल की आर्मी ने रेड किया। रेड करके उस पूरी बिल्डिंग को अपने कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद इस पूरी बिल्डिंग से जितने UNRW के फ्लैग थे उनको निकाला और निकालने के बाद कहा कि ये जमीन, ये धरती, ये बिल्डिंग हमारी हुई। यानी यूनाइटेड नेशन के ऊपर डायरेक्ट इजराइल ने हमला किया, लेकिन कोई माई का लाल बोलने को तैयार नहीं है। इधर ये हमला हुआ। दूसरी अपडेट आप सुनिए, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जिस येलो लाइन की कल्पना, जिस येलो लाइन के बारे में बताते हुए डोनाल्ड ट्रंप और बाकी अरब मुल्कों ने कहा था कि जब तक येलो लाइन है गाजा और इजराइल दोनों शांति से रहेंगे। दरअसल बीच में एक येलो लाइन गाजा के बीच में ड्रॉ कर दी गई थी और कहा था कि एक टेम्पोररी लाइन है, इसके इस पार इजराइल की आर्मी कभी नहीं आएगी और इस पार हमास के लोग नहीं आएंगे। यानी गाजा के बीचों बीच एक लाइन पारी गई थी और कहा था कि अभी एक टेम्पोररी है, बाद में इजराइल की आर्मी पीछे हट जाएगी, येलो लाइन पीछे खिसकती चली जाएगी। लेकिन ताजुब भरी बात यह है कि इसको लेके बड़ा बयान निकल के सामने आया इजरायली आर्मी चीफ का और उन्होंने कहा कि जिस येलो लाइन के बारे में हमको बताया गया आज से यही हमारी इजराइल की बाउंड्री है, हम इसके आगे तो नहीं जाएंगे लेकिन पीछे भी नहीं हटेंगे। यानी साफ तौर पे गाजा को दो हिस्सों में बांट दिया गया और बांटने के बाद कहा गया कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे। और ये पूरा किया धरा अरब मुल्कों का है। जो देश यहां पे समझौता सीजफायर करवा रहे थे, ये पूरा किया धरा उनका है, किसी और का नहीं। इस बात को याद रखिएगा। इन्होंने ऐसा गाजा के पीठ में खंजर भोंका है कि क्या ही कहा जाए। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर नई कहानी अब आपको बताता हूं भारत के हवाले से। भारत की ताकत को देख के अमेरिका तो जल ही रहा है, लेकिन मुस्लिम देश भी जल रहे हैं। क्योंकि कई सारे ऐसे भड़वे देश हैं, उनको लगता है कि केवल मुसलमान होने से वो सही है, केवल उन्होंने कलमा पढ़ लिया तो बिल्कुल सही जानते हैं, बाकी पूरी दुनिया में कोई कुछ नहीं जानता। कई सारे देश हैं, इनको ऐसा घमंड है। लेकिन इन्हीं देशों में से एक देश है ओमान। और ओमान पिछले 70 सालों से भारत के साथ कितनी मजबूती के साथ खड़ा है, आज आपको बताता हूं। ओमान भारत पाकिस्तान की जंग के दौरान भारत का सपोर्ट कर रहा था और कह रहा था कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ाता है। अकेला मुस्लिम देश था। 2023 में ओमान के सुल्तान हैथम अल तारिक आए थे भारत में और आने के दौरान भारत के साथ इन्होंने एक ऐसा काम किया था जो पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया। मुस्लिम कंट्रीज में केवल ओमान एक ऐसा देश है जिसने भारत की तीनों सेनाओं के साथ एक्सरसाइज किया है, तीनों सेनाओं के साथ। और सबसे ताजुब भरी बात यह है कि अब ओमान ने हिंद महासागर में ओमान का एक दकम पोर्ट है, इस पोर्ट को भारत के हवाले किया और कहा कि आप अपनी सेना यहां ला सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। यानी भारत की नौसेना की पहुंच इस समय दक्कम पोर्ट तक हो चुकी है। और अब रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब दौरे पे जाएंगे, ओमान में बातचीत होगी और इससे भारत और ओमान के ताल्लुकात और बेहतर होंगे। अब ये खबर आपको बड़ी अच्छी लगी, लेकिन भले ही मोदी साहब थोड़े से अच्छे इंसान हो, बीजेपी वाले कहां सुधर गए। आज आपको कुछ खबर दिखाता हूं। खबर आपकी स्क्रीन पे है। खबर मध्य प्रदेश की है। दरअसल मध्य प्रदेश में एक जिला लगता है सतना, और इसी सतना जिला में एक जगह लगती है, एक थाना रामपुर बघेलान। रामपुर बघेलान थाने में वहां की पुलिस कुछ इनपुट पाती है कि कुछ लोग हैं जो नशीले पदार्थ की तस्करी कर रहे हैं। इसके बाद वहां पे पुलिस पहुंचती है। पहुंचने के बाद देखती है कि उस खास जगह पे एक माता मोड़ है, वहां पे 4-6 बोरे रखे हैं। बोरे को चेक किया, लोगों से पूछा कि क्या है। लोगों ने कहा यह विधायक जी का है, औकात में रहना, छूना मत। लेकिन पुलिस उस टाइम थोड़ा सा सीरियस थी। उसने उस बोरे को जब चेक किया और चेक करने के बाद उस बोरे को हटाया तो अंदर पैकेट्स निकले। पैकेट को जब खोला तो खोलने के बाद पुलिस वाले सन्न रह गए, चूंकि उन पैकेटों में ज्यादा कुछ नहीं, केवल 46 किलो गांजा भरा था। 46 किलो गांजा। और जिस हिसाब से पैकेजिंग हुई थी, मतलब बड़ा साफ था कि इन गांजे के पैकेट्स को पूरी दुनिया में और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता और इनका रैकेट बहुत बड़ा है। अब जब पुलिस वालों ने 46 किलो गांजे के पैकेट को देखा तब ताजुब हुआ कि भाई साहब इतना गांजा कौन तस्करी कर रहा है। पता किया तो पता चला कि एक नाम तो निकल के आया पंकज सिंह, और दूसरा जो नाम निकल के सामने आया वो था अनिल बागरी। अब अनिल बागरी कोई और नहीं है,
इसी सतना जिले की जो विधायिका हैं प्रतिमा बागरी, उनके सगे भाई हैं। यानी विधायक जी के सगे भाई गांजा के साथ पकड़े गए। और विधायक किसके हैं? बीजेपी के। मध्य प्रदेश की कांग्रेस ने तंज कसते हुए एक पोस्ट किया। पोस्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से मंत्री साहब के भाई गांजा तस्करी में पकड़े गए। और मंत्री साहब से जब सवाल पूछा जा रहा है कि मैडम बताइए आपका भाई पकड़ा गया, तो उनका क्या रिएक्शन था, आप वीडियो देख लें। मैम, आपके भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? नहीं, आप बता दीजिए, अपना पक्ष बता दीजिए, क्या कहेंगे? इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जब पत्रकार ने पूछने की कोशिश की कि मैम आपका क्या स्टैंड है, आपका भाई गांजे के साथ पकड़ा गया, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, तो कायदे से कोई जिम्मेदार, कोई इज्जतदार, कोई गैरत नेता होता तो कहता कि मेरे भाई ने अगर ऐसी गलती की है, अगर लगा देता, डिफेंस में बोल देता कि अगर मेरे भाई ने ऐसी गलती की है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उसको फांसी पे चढ़ा दो, उसके साथ ये कर दो, उसके साथ वो कर दो। बट इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। इन्होंने पत्रकार को ही अड़का लिया कि भाई साहब ऐसे फालतू बातें मत करो। आप सोच के देखिए कि जिस देश में जिस पार्टी की सरकार हो और उस पार्टी के मंत्री का भाई गांजा के साथ पकड़ा जाए और पत्रकार जब सवाल पूछें और उस पत्रकार से कह दिया जाए कि तुम फालतू बात ना करो, तो उस देश की डेमोक्रेसी कितने खतरे में है, आई डोंट थिंक कि आपको बताने की जरूरत है। मिडिल ईस्ट की खबरें हम आपको बताते हैं, गाजा के बारे में बताते हैं, ओमान की खबरें बताते हैं। बड़ा अच्छा लगता है सुनने में कि हमारे देश में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हमारे देश के लोग किसी से लड़ नहीं रहे, हम किसी की ज़मीन पे कब्जा नहीं कर रहे। लेकिन क्या हम उस रास्ते पे नहीं हैं? जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, क्या हम उस रास्ते पे नहीं पहुंच जाएंगे? जिस हिसाब से हम मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, क्या ये चीज़ें यहाँ नहीं होंगी? इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।